ड्रामा के स्टार्ट में हम यूनिक को देखते हैं जो तेजी से बढ़ते हुए किसी दिशा में जा रहे थे और तेज तेज से बातें करते हुए कह रहे थे कि नहीं नहीं, आज मुझे एम्परर के पास रहना है उनकी निगरानी में, क्योंकि कॉन्सर्ट ही ने मुझे ये संदेश भिजवाया है। लेकिन ये एक तरह का क्राइम है। मुझे लगता है कि सिर्फ गॉडफादर ही मुझे बचा सकते हैं। कहती गॉडफादर प्लीज मुझे बचा लो ना। कहते क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ पर चिल्लाते हुए। कहती कॉन्सर्ट ही ने आज रात मुझे मैजेस्टी को देखने को कहा है। अगर मैं वहाँ पर रुकी तो मैजेस्टी मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आपका उनसे पुराना रिश्ता है, एक बार उनसे जाकर कहिए ना कि मुझे वहाँ पर ना भेजें। मुझे बहुत डर लगता है मैजेस्टी से। प्लीज़ ना गॉडफ़ादर प्लीज़ एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। कहते हैं अगर कॉन्सर्टिए ने कहा है ना तो वहीं पर जाकर रुको। कहती है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि कॉन्सर्टी आज रात मैजेस्टी को ड्रग भी देंगी। तुरंत ही यूनिक खड़े होते हैं, कहते हैं कुआन जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चुप रहो, धीरे-धीरे बात करो। कि अगर मैंने इधर करना किया तब भी मारी जाऊँगी, उधर करना किया तब भी मारी जाऊँगी। मैं दोनों तरफ से फँस चुकी हूँ, आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। मन में सोचती है कि आज से 10 साल पहले मेरी स्टेप मदर ने मुझे यहाँ पर भेज दिया था। तब से मैं किसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह रही हूँ। अगर मेरी आइडेंटिटी ओपन हो गई ना तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी। पूरे महल में लगभग 3000 रानियाँ हैं। लेकिन मैजेस्टी ने आज तक किसी में भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो क्या वो आदमियों को प्रेफर करते हैं न क्या? आज इसको भेजकर देख ही लेते हैं। लेकिन वहाँ पर यूनिक सामने बैठ जाते हैं, कहते हैं देखो मैं बहुत ही पावरलेस हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आज रात अगर मैजेस्टी ज़्यादा ड्रिंक कर ले और ड्रग का असर ज़्यादा हो जाए तो तुम उन्हें सूप दे देना। कहती है गॉडफादर प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन अब बेचारी को सूप लेकर जाना ही पड़ता है। वो 2-3 बार नॉक करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। कहती है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। और उधर मैजेस्टी के ऊपर अब ड्रग का असर ज़्यादा ही बढ़ रहा था। कहती है योर मैजेस्टी, मैं यूनिक कुआन जी आपके लिए सूप लेकर आई हूँ ताकि आपका नशा उतर सके। कहते हैं तुम्हें परमिशन किसने दी यहाँ पर आने की? वो नीचे बैठ जाती है, कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। धक्का लगता है, उसके सर की टोपी नीचे गिर जाती है, बाल पूरे खुल जाते हैं। कहती है तो और भी बड़ा क्राइम है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूँगी, मेरी जान लगता है आज ही चली जाएगी, आज का काम तो हो गया मेरा, अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। लेकिन देखती है कि मैजेस्टी ने आँखें बंद करके रखी हैं। धीरे-धीरे अपनी टोपी उठाने के लिए आगे बढ़ती है। मैजेस्टी की आँखें खुलती है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम कौन हो? कहती है मैजेस्टी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। कहते हैं कि तुमने मुझे ड्रग दिया ताकि तुम मुझे सेड्यूस कर सको, लेकिन अब तुम खुद इसका रिग्रेट करोगी। वहाँ पर मैजेस्टी उसके साथ अपनी रात बिताते हैं। कहती ये क्या? मैं एक छोटी-सी सिर्फ़ यूनिक हूँ, मैजेस्टी मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं, वरना मैं जान से मारी जाऊँगी। जाती है और दरवाजे के पास बैठ जाती है। सुबह होती है, उसके ऊपर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है। कहती ये क्या? मैजेस्टी कहाँ पर है? पता चलता है 2 सैनिक आते हैं, उसको उठाकर लेकर जाते हैं। मैजेस्टी उसको बड़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। कहते हैं ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ पर थी? कहती है मैजेस्टी मैं एक हम्बल सर्वेंट हूँ, आपकी निगरानी में थी। गले पर निशान होता है ना तो उसे ढक रही होती है। कहते हैं ये बताओ तुम्हारे रहते हुए आखिर मेरे चैम्बर में कोई कैसे एंट्री कर सकता है? कहती है लगता है मेरी आँख लग गई होगी इसी वजह से। अब यहाँ पर मैजेस्टी ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो मैं इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो भी कल रात लड़की मेरे रूम में आई थी 7 दिनों के अंदर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि उसे ढूँढ निकालो। अगर तुमने नहीं ढूँढा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। तुम्हारा दंड और भी गहरा हो सकता है। कहती ठीक है मैजेस्टी। वहाँ से वो चली जाती है और मैजेस्टी वो पाउच देख रहे होते हैं कि वो औरत आखिर कौन-सी थी? कब तक मुझसे बच सकती है? जैसे ही मिलेगी ना सबसे पहले उसका गला काटूँगा। कहती कॉन्सर्टी के कहने पर मैं वहाँ निगरानी पर गई थी, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ। पर 2 दासियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि मैजेस्टी के साथ कल पहली ऐसी औरत है जिसने रात बिताई। उनका फ़ेवर अगर मिल गया ना तो उस लड़की की तो किस्मत चमक जाएगी। पता नहीं ये लक मेरे तक क्यों नहीं आता है। मन में सोचते हैं कि उस रूथलेस टेम्पर वाले मैजेस्टी से बचकर रहना चाहिए और ये लोग सोचते हैं कि वहाँ पर ही पहुँच जाएँ। इतनी देर में वहाँ पर कॉन्सर्टी आ जाती है। कहती तुम दोनों लोग क्या बातें कर रही थी? सामने से एक दूसरी कॉन्सर्ट खड़ी होती है। कहती कल रात मैंने मैजेस्टी के साथ अच्छा वक़्त बिताया। पीछे से उसकी दोस्त भी खड़ी होती है। कहती जो भी कहे बस मान लो वरना तुम्हें बहुत सज़ा मिलेगी। मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है कोई मुझे बताएगा? सब लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ पर लेडी ये बोलती हैं कल रात मैं आपके रूम में आई थी। वहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं इसे तुरंत ही जाकर मार दो। कहती कॉन्सर्टी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैजेस्टी कहते हैं क्या सच में उस लड़के की जान बचाना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं, इसे ले जाकर तुरंत ही मार दो।
कॉन्सर्ट तुरंत ही डर कर वहाँ से चली जाती हैं। सोचती हैं कि मेरी वजह से लेडी ये की डेथ भी हो गई, मेरा सारा प्लान फेल हो गया। चुपचाप बैठी होती है, कहती है कि मैजेस्टी को तो पक्का पता है कि वो लेडी ये नहीं थी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मैं तो जान से जाऊँगी। लेकिन तभी वहाँ पर मैजेस्टी को वही स्मेल आने लगती है, कहते हैं ये स्मेल तो कल रात जैसी थी, लेकिन ये तो यूनिक है, भला ये वहाँ पर कैसे हो सकती है? कहती है ये क्या? मेरा पाउच वहीं पर रह गया, मैं आज एक्सपोज़ हो सकती हूँ। कहते हैं कि यूनिक याद रखो कि 7 दिन है तुम्हारे पास, दिन-रात लगा दो उस लड़की को ढूँढने में। लेडी ये तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। अब तुम्हारे दिन बीतते जा रहे हैं और तुम्हारी मौत के दिन नज़दीक आ रहे हैं। कहती ठीक है मैजेस्टी। कि वो दरवाजे के बाहर टहल रही होती है तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती है कि बताइए मैजेस्टी। पता चलता है कि मैजेस्टी ने उसे अब अपने संरक्षण में रख लिया है कि वो उनके अंडर में ही काम करेगी। कहती ठीक है मैजेस्टी, आपकी चाय तैयार है। कहते तुमने अच्छा काम किया है। कहती हाँ, सर्वेंट का जो काम है वो तो अच्छे से ही करूँगी ना। कहते हैं लेकिन 7 दिनों का बिल्कुल भी मत भूलना। कहती हाँ, नहीं भूलूँगी। बेचारी अपना सर नीचे करती है, कहती है मैजेस्टी भी ना लगता है जान लेकर ही मानेंगे। यूनिक वन, आज के बाद से तुम्हें हर एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पर, कैसे क्या करना है, जाओ बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तभी वहाँ पर शैडो गार्ड आता है, कहता है इतनी गर्मी, ऊपर से ये मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। वैसे भी ये लिटिल यूनिक यहाँ पर क्या कर रहा है, काफ़ी हैंडसम है। कहीं आपका दिल लड़कों पर तो नहीं आ रहा है ना, जो इसे यहाँ पर रख लिया है? ओह! मुझे छोड़ देना, मेरी तरफ नज़र उठाकर मत देखना। कहते हैं तुम ये बताओ कि ड्यूक मैंशन में तुम्हें क्या मिला? मैजेस्टी ने कुंवान का ना डेटा निकलवाने को कहा था, तब शैडो गार्ड कहता है कि उनके घर में सिर्फ एक ही बेटा था, जो अब 19 साल का, और उसे यहाँ पर यूनिक बनाने के लिए भेज दिया गया था। इधर हम देखते हैं कि वो चांदी की टेल्स लेकर जा रही होती है एक दूसरे यूनिक के पास। कहती है कि इम्प्रेस डोंगर ने मुझे बुलाया है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। वो अंदर जाती है तो उसे धक्का दे दिया जाता है। कहती ये क्या, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब यूनिक फ्रॉन्क कहते हैं पता है तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी हर रोज बस लार टपकती है। मन कर रहा था कि कब से तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता था। फाइनली आज वो मौका मिल गया। अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कहती दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई यहाँ पर है या नहीं है? मुझसे दूर रहना, वरना मैं सच बता रही हूँ कि मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। चाकू निकालती है और यूनी के कंधे पर मार देती है। यूनी कहते पकड़ लो इसे, ये बचकर बाहर नहीं जानी चाहिए। वो भाग रही होती है और अचानक मैजेस्टी से टकरा जाती है। मैजेस्टी और वो दोनों बस एक दूसरे को देखा करते हैं। वहां पर तुरंत ही फोरोंग नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा मैजेस्टी, ये लड़की आ जाई थी मुझे सिड्यूस करने के लिए। मैंने इसे बहुत रोका, लेकिन ये मेरे पास आ गई। किसी तरह मैं बस बच रहा था और ये अपना काम निकलवा कर भाग रही थी। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ है बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मैजेस्टी सच बता रही हूँ, इस बुढ़े और अगले इंसान के पास मैं बिल्कुल नहीं गई थी। देखो ना कितना गंदा लगता है, इसने जानबूझकर मुझे फोर्स किया और ये गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। यूनिक फ्रॉन्क कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैजेस्टी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इम्प्रेस्ड डाउंगर को सर्व करता हूँ। मैजेस्टी कहते हैं इसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दो। वो हाथ पकड़े हुए होते तो मैजेस्टी कहते कब तक पकड़ कर हाथ रखना है? सामने जाकर बैठ जाती है, कहती मैजेस्टी माफ कर दो, मैं आगे से हर रूल रेगुलेशन फॉलो करूंगी। मैजेस्टी फिर से आगे खड़े हो जाते, चलो अपने कपड़े उतारो, उतारो अपने कपड़े अभी के अभी। मन में सोचते हैं 10 साल तो बच गए, लेकिन लगता है आज बचना नामुमकिन है। कहते हैं अगर तुमने नहीं निकाले ना तो मैं निकालना शुरू। वो नीचे बैठ जाती है, कहती है मैजेस्टी मैं एक यूनिक हूँ, प्लीज इस तरह मेरे साथ आप मत करिए। कहते हैं अरे नहीं, तुम्हारे चोट लगी है ना हाथ पर, तो मैं सोच रहा था मेडिसिन लगा दूं। नीचे से बैठ जाते हैं, कहते क्यों, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? बताओ ना कितना डर लगता है? कहती नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं बहुत ही बेकार यूनिक हूँ मैजेस्टी, आप एक नोबल हैं, मुझे मत छुइए। मैजेस्टी चले जाते हैं, नीचे बैठ जाती है, चैन की सांस लेती है। कहती है कि एक पल में इसने फुरोंग को मार दिया, डर कैसे नहीं लगेगा? और इसने क्या कहा मैं इसकी पर्सन हूँ? इसकी पर्सन कैसे हुई? ये कभी भी मुझे भी मार सकता है। हाँ मेरा फिगर, अगर इसने देख लिया होता ना तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। वापस आकर रूम में बैठ जाती है और हाथ पर दवा लगा रही होती है। दवा लगाते ही उसका हाथ अच्छा हो जाता है। कहती वाह काफी कारगर है। अपना कपड़ा निकाल कर वहीं पर रख देती है। लेट जाती है, देखती है कि वो उठती है तो मैजेस्टी उसके बगल में ही। कहती ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गई? और मैजेस्टी मुझे ये ड्रेस किसने पहनाई, कहीं ये सपना तो नहीं है? अपने गाल पर इधर मारती उधर मारती, कहती नहीं सपना नहीं है। लेकिन मैजेस्टी कितने हैंडसम है ना, मन कर रहा है बस इन्हें छूती जाऊं और किस भी करने का मन कर रहा है। मैजेस्टी हाथ पकड़ लेते, कहते हैं कि फाइनली आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वहां पर उसको किस करने लगते हैं, लेकिन वो देखती है कि वो सपना देख रही है, तुरंत ही उठ जाती है। कहती है ये किस तरह का सपना है, वो भी मैजेस्टी के बारे में? मैं उनके एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ।
बाहर से शोर आ रहा होता है तो जाकर खड़ी हो जाती है। तब इस पर कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा? तब शैडो गार्ड बताते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि उस लड़की को पकड़ा जा सके। आज यहाँ पर जो एसेंस जलाई जा रही है, जैसे-जैसे ये एसेंस जलती जाएगी उस लड़की का पर्दाफाश होता जाएगा। कहते हैं, क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं, हाँ, क्योंकि इस जो एसेंस की महक होगी ना वो उस लड़की तक पहुँच जाएगी जो वर्जिन नहीं होगी। ये ब्रिलियंट आइडिया है ना? कहती है, हाँ, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। तो उसे जला दिया जाता है, सारी दासियाँ सामने खड़ी होती है। कहते हैं, जब तक ये जल नहीं जाती है कोई भी यहाँ से हिलेगा तक नहीं। खड़ी रहती लगभग 1 घंटा हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है कि कहीं वो एक्सपोज़ ना हो जाए। शैडो गार्ड पूछते हैं, क्या हुआ है तुम्हें यूनिक, बताओ ना? कहती है, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन देखते हैं कि बहुत ही हाथ गीला हो चुका होता है, डर की वजह से उसका पसीना इतना निकल रहा होता है। कहती है, मुझे जाकर नहाना पड़ेगा वरना मुझे चक्कर आ जाएगा, वैसे भी मेरा इन लड़कियों के बीच में क्या काम? कहते हैं, ठीक है, जाओ नहा लो जाकर। उसे इतना चक्कर आ रहा होता है कि कहाँ जाए, कहाँ जाए? सामने देखती है कि वहाँ पर पानी भरा है तो उसी में बैठ जाती है। कहती है, ओह गॉड! धूप में 1 घंटे खड़े रहने के बाद मेरी तो जान ही निकल जाएगी। लेकिन ये तो मैजेस्टी का शावर लग रहा है। वाह! क्या बात है, कितना अच्छा है यहाँ पर। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर मैजेस्टी आ रही। कहती है, ये क्या, ये क्या? अब तो मैं पक्का मारी जाऊँगी। नाक बंद करती है और पानी के अंदर चली जाती है। तभी मैजेस्टी आते हैं और वो भी पानी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें पूरे टाइम बस वही ये जो है कुआंजी याद आया करती है। लेकिन पानी के अंदर बुलबुले उठ रहे होते हैं और मैजेस्टी कहते हैं, उठो, कौन है अंदर? कौन है? वो उठती है, कहती है, मैजेस्टी मैं। कहते हैं, लेकिन तुम? अब उसे देखते ही मैजेस्टी को थोड़ा-सा शक होता है कि जो उस रात लड़की थी वो यही थी और कोई भी नहीं। कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहते हैं, मैजेस्टी वो क्या है ना, पानी भरा हुआ था और मुझे चक्कर आ रहा तो मैं इसमें गिर गई। मुझे लग रहा था कि मुझे पकड़ ना ले तो मैं इसके अंदर छिप गई। कहते, जाओ यहाँ से। लेकिन तभी मैजेस्टी की नज़र उसके कपड़े पर पड़ती है, की वजह से उसने अपने आप को छिपा रखा था। कहते, ये क्या है? अब वहाँ पर यूनिक बताते हैं कि अपनी बॉडी को ऐसे ढका जा सकता है जिससे पता ही ना चले कि वो लड़का है या लड़की है। ये ब्रेस्ट बाइंडिंग क्लॉथ है। कहती, क्या? अब यहाँ पर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि उस रात वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ये खुद कुआंजी है। मतलब यहाँ पर लड़का बनकर रह रही है। तभी से सामने शैडो गार्ड आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती हूँ, वो क्या है ना, मैं बहुत भीग गई थी, सामने जाकर गिर गई थी। कहते, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। कहती है कि हाँ, आप जल्द से जल्द ढूँढ लो क्योंकि मुझे लगता है मुझे जुकाम भी हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जी पीछे से आते हैं, कहते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता चला कि वो लड़की कौन थी? कहते, नहीं। कहते हैं, क्वान जी को लगता है कि उसके रूम में ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पता चलता है कि वहाँ पर गॉडफ़ादर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते, तुमने ट्रिक खेला ना? तो उस रात मैजेस्टी के रूम में कौन था? कहते, मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ मैजेस्टी से और आप अब यहाँ पर मेरे खिलाफ ही चाल चल रहे हैं। आप बताइए ना कि आप मेरे गॉडफ़ादर हैं या नहीं है? मैंने हमेशा ही आपसे सलाह ली है। चुप बैठो वरना तुम्हारी पीट-पीट कर यहीं पर जान ले लूँगा। कहती, गॉडफ़ादर, जान तो आप नहीं ले सकते हैं लेकिन मैं आपकी जान ज़रूर ले सकती हूँ। कहते हैं, मैजेस्टी का फ़ेवर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम गॉडफ़ादर से लड़ाई करोगी। तभी दूसरा सैनिक आकर बताता है कि फुरोंग को मार दिया गया है सिर्फ़ इस कुआंजी की वजह से। कहते हैं, क्या? वापस आती हो फिर मैजेस्टी के पास, लेकिन वहाँ पर वो अपना कपड़ा देकर डर जाती है। कहती, ये कैसे यहाँ पर आ गया? कि मैजेस्टी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? कहते हैं, क्या हुआ? क्यों घबरा रही हो? कहती, कुछ नहीं, ऐसे ही। वहाँ पर वो बस उसी कपड़े को देख रही होती है। कहती है कि कहीं अगर पहचान लिया तो यहीं पर मेरा गला कट जाएगा। चाय देती है और धीरे-धीरे उस कपड़े को उठा रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं, क्या पकड़ रही हो? क्यों, तुम्हारा है क्या? कहती, नहीं, नहीं, मेरा कपड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वज़ह से मैं ज़रा बस क्यूरियस हो रही थी कि ये कपड़ा रखा क्यों है यहाँ पर? मैं सोच रही थी चलो इसे साफ-सफाई कर दूँ थोड़ी। कहते हैं कि अगर ये बेकार सा कपड़ा है तो बेकार ही रहने दो। मैजेस्टी उसको छू रहे होते, कहती है, अरे इसे छुओ मत, प्लीज़ मत छुओ। कहते हैं कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये किसी लड़की का हो सकता है? कहती है, अरे नहीं मैजेस्टी, लड़की का कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ़ बेकार सा कपड़ा है, पोछा लगाने के लिए भी हो सकता है। आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। मैजेस्टी मन ही मन हँस रहे होते हैं, कहते, ठीक है, ले जाओ। अगर तुम इतना ही इस कपड़े को चाहते हो तो जाकर पोछा ही लगा लो। कहती, ठीक है मैजेस्टी।
जाकर पीछे से सामान पोंछने लगती है। इधर आती है अपने दोस्त के पास, कहती तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहती क्या प्रेग्नेंट? पता है कि मैजेस्टी के महल में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, इसकी सज़ा सिर्फ़ मौत है। कहती है मुझे उस गार्ड से बहुत प्यार था, लेकिन वो भी कुछ दिनों से पहले से बाहर चला गया है। टेंशन मत लो, मैं जो है मिसकैरेज की दवा लाकर तुम्हें जल्द से जल्द दूँगी। अगर किसी ने मेडिसिन लाते हुए तुम्हें देख लिया ना तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। कहती डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो झी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तब झी कहती है लेकिन तुम्हारे गले पर निशान कैसा? कहती है मच्छर ने काट लिया था इस वजह से। रात में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मिसकैरेज की दवा मँगा लेती है, लेकिन अचानक से गॉडफ़ादर सामने आ जाते हैं, कहते हैं ये क्या है? और इतनी रात में तुम कहाँ पर जा रही हो? वो सूँघ लेते हैं कि ये तो अबॉर्शन की दवा है, तुम इसे लेकर क्या करोगी? कहती है कि कुछ नहीं, कुछ दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए इन सब दवाओं का सेवन करना चाहिए, जिससे एनर्जी बिल्ड हो और मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। वहाँ से वो चली जाती है और इधर हम देखते हैं कॉन्सर्टियो को जो सी इधर हम देखते हैं कॉन्सर्टियो को जो कि मैजेस्टी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर शैडो कार्ड बताता है कि यूनिक को एबॉर्शन के मेडिसिन लेते जाते हुए देखा गया है। लगता है कि भी मेड है ना वो प्रेग्नेंट है आपके बच्चे की। अब यहाँ पर मैजेस्टी को क्या लग रहा था ना कि क्वांजी ही प्रेग्नेंट है। कहते हैं क्या वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कहते हैं अरे वो क्वांजी प्रेग्नेंट नहीं, कोई लेडी प्रेग्नेंट है। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। कॉन्सेटी को बहुत गुस्सा आता है कि उस लड़की को पकड़ो, आखिर वो रॉयल हेयर को कैसे पैदा कर सकती है? मुझे वो मेड चाहिए तो चाहिए, मैं खुद उसे मौत के घाट उतारूँगी। तभी गॉडफ़ादर आ जाते हैं कि मुझे पता है कि वो मेडिसिन किसने ली थी। कहते किसने ली थी? अब पता चलता है कि यूनिक जो है क्वांजी ने ली थी। कहते उसे पकड़ कर लाओ। और वो जी को इशारा करती है कि तुम एक भी शब्द मत बोलना, चाहे आज मुझे यहाँ जान से मार दिया जाए। वो खड़ी होती है, तभी गॉडफ़ादर कहते हैं बताओ वो दवा तुमने किसके लिए मँगाई थी? अगर तुम बता दोगी ना तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज़ तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने लिए लाई थी ना कि किसी और के लिए। यहाँ पर इतने सारे औज़ार रखे हैं, प्रेफ़र करो कि तुम मारी जाओ। दासी आकर थप्पड़ मार देती है कि अब तुम बताओगी, तुम ही कौन-सा से बहस कर रही हो? कौन-सा कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों से नज़र रख रही हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम उस लड़की को जानती हो, लेकिन तुम बता नहीं रही थी। इसी वजह से तुम्हारा अच्छे से इलाज किया जाएगा। वहाँ पर एक्यूपेंचर करने वाली पिन से उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा होता है। कॉन्स्टेंटीन कहती हैं जब तक इसकी पीठ में छेद ना हो जाए ना तब तक इसको मारते रहो या तो ये तुरंत ही बोल दे कि वो लड़की कौन है। कहती है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कॉन्स्टेंटीन कि मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। उसकी दोस्त झी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। कहती है बोलो, मैंने कहा ना बोलो। झी तुरंत ही सामने आकर बैठ जाती है कि इसे जाने दो, वो लड़की मैं हूँ। ये कॉन्स्टेंटीन कहती है कि अच्छा मैजेस्टी की साथ रात तुमने बिताई थी? कहती है रात। अब वो मन में सोचती है कि हाँ, बता देती हूँ ताकि वो गार्ड ना पकड़ा जाए। अपनी दोस्त को भी बचाना था। कहती हाँ, मैं ही वो लड़की थी, मैंने ही मैजेस्टी के साथ रात बिताई थी और मैं ही मैजेस्टी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आंजी कहती तुम इस तरह की बातें मत करो, क्यों बोल रही हो? तो उसके हाथ को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब कॉन्सर्टी बहुत तेज़ से हँसने लगती है, कहती है कि मेरी आँखों के सामने रहते हुए तुमने मुझे ही धोखा दिया। वाह! क्या बात है, मैजेस्टी को सेड्यूस करने पहुँच गई। गॉडफ़ादर को आदेश दिया जाता है कि इसका गला दबाकर यहीं पर मार डालो ताकि बच्चा भी मर जाए, ये भी मर जाए। बार-बार कह रही होती है, "क्वांजी प्लीज़ मेरी दोस्त को छोड़ दो।" गॉडफ़ादर मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरी दोस्त को छोड़ दो। झी कहती है मैं भी तो मर जाऊँगी, लेकिन तुम अच्छे से जीना। उसका गला दबाकर वहाँ पर मार दिया जाता है। गॉडफ़ादर कहते हैं कि इसको भी मार देना चाहिए। सबूत नहीं छोड़ना चाहिए वरना हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। ऊपर से रॉयल हेयर की डेथ, ये कोई मामूली बात नहीं है। कहती है ठीक है आपको जैसा लगे वैसा करो। वैसे भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गॉडफ़ादर उसका गला दबाने लगते कहते हैं कि तुमने उस दिन यूनिफ़ॉर्म को मारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन-सा टीम मुझे बताओगी? कहती है कि वो क्या है ना मैजेस्टी, इस लड़की का अफ़ेयर किसी दूसरे से चल रहा था और यहाँ पर ये एक तरह का क्राइम है। इसी वज़ह से मैंने इसे जान से मार दिया। कहते हैं हाँ, इसे मार दिया लेकिन ये यूनिक यहाँ पर क्या कर रही है? कहती है कि ये भी उसकी शील्ड बनकर काम कर रही थी, उसका साथ दे रही थी। आखिर पनिशमेंट देनी है तो दोनों को ही देना पड़ेगा ना। वो प्रेग्नेंट थी और ये बात छुपी हुई नहीं रह सकती है। मैजेस्टी कहते हैं मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊँगा और यूनिक तुम मेरे साथ चलो। अब वहाँ पर वो अपनी दोस्त को लेकर चली जाती है, कहती है गॉडफ़ादर याद रखो कि तुम्हारा वक़्त आने वाला है। मौत के घाट में तुम्हें खुद अपने हाथों से उतारूँगी। देखते हैं कि 7वां दिन आ चुका था। कहते हैं तुम्हारी डेडलाइन आ चुकी है, बताओ वो लड़की कौन थी?
अब उसे अपनी दोस्त झी की याद आती है कि उसने सबके सामने कबूल किया था कि वो प्रेग्नेंट है। कहती है कि हाँ मैजेस्टी, मुझे पता चल गया कि वो मेरी दोस्त झी थी। वह कहते हैं तो पक्का बता रही हो ना कि वही थी? कहती है कि हाँ मैं पक्का बता रही हूँ। कहते हैं झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे कहा ना। झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरी दोस्त ही थी। वो उस रात में खुद पहरा दे रही थी। कहती है मैजेस्टी आप यकीन भी कर लीजिए, आखिर मैं सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर जी रही हूँ। मुझे भी पता है कि अगर आपको वो लड़की नहीं मिली तो आप मुझे मार डालेंगे। कहते हैं कि ठीक है, चलो तुमने अगर उस लड़के का नाम बता दिया है तो ये बताओ कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? कहती है कि मेरी दोस्त ही जिसके साथ मैंने इस महल में एंट्री की थी, लेकिन उस गॉडफादर ने मेरी दोस्त को मार डाला। इसी वजह से मैं खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। वैसे भी वो एक बुरा इंसान है। वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने रॉयल हेयर को भी मारा है। तो क्या वो मरना डिजर्व नहीं करता? कहते ठीक है जाओ। अभी वो आती है गॉडफादर के रूम में। गॉडफादर कहते यहाँ पर क्या करने आई हो? पता है कि तुम्हें इसकी सजा दी जा सकती है। वो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है। कहती है लिटिल सर्वेंट निकलो यहाँ से। कहती है कि कौन सा ठीक है, साए में रहकर तुम बहुत दिन तक जी लिए। वैसे भी तुमने उस प्रेग्नेंट मेड को मारा जिसने रेमेजिस्टी के साथ रात बिताई थी। कहते हैं उसने कोई रात बात नहीं बिताई थी, तुम मुझे मत बताओ। कहती है कि लगता है भूल गए हो कि मैजेस्टी का आदेश है। तभी ये सर्वेंट यहाँ पर आई है। उनका डे केयर जारी हुआ कि आज रात में तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। यहाँ पर गॉडफादर को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं श्याकवान जी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये है कि गॉडफादर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि झी को मारने के बदले में मैं आपको उतनी ही कड़ी मौत दूंगी। देखा, अब आप झी के पास जाओ ताकि झी वहां पर भी आपको तड़पा सके। तुरंत ही वो गॉडफादर का गला दबाकर वहां पर मार डालती है। इतनी देर में कॉन्सर्ट ही आ जाती है कि तुम्हें पता है ना कि इसकी बदले में मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी। कहती है कि ये मैजेस्टी का आदेश था ना कि मेरा। दासी पकड़ लेती है और कॉन्सर्टी उसको जोरदार थप्पड़ मार देती है। दासी फिर से जाती है पकड़ने तो वहां पांजी दासी को थप्पड़ मार देती है। कहती है कि आपको मुझसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। याद रखो कि धीरे धीरे मैं आपकी तरफ भी बढ़ूंगी। तभी शैडो गार्ड आ जाता है कि यूनिको मैजेस्टी ने बुलाया है और उन्हें ये जेट पेटेंट भी दिया है। कहती है थैंक यू सो मच कि मैजेस्टी ने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है। अब तो कॉन्सर्टी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। यूनिक को मैजेस्टी इतना प्रेफर क्यों कर रहे हैं? जरूर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर निकलते ही वो शैडो गार्ड को धन्यवाद बोलती है कि अगर आज सही टाइम पर तुम ना आए होते ना तो मेरी जान तो चली ही जाती। कहते ही मैजेस्टी का आदेश था, मेरा नहीं। जाओ, मैजेस्टी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाते हैं तो मैजेस्टी खड़े होते हैं। कहती है हम्बल सर्वेंट को बताइए कि क्या करना है। कहते हैं देखो, मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े बनवाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है मुझे बता दो। कहती है लेकिन मैं ये सारे कपड़े क्या करूंगी, मेरे ऊपर तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। कहते नहीं, तुम्हारे ऊपर जी सूट करेंगे, मुझे लगता है कि तुम्हारा फिगर लड़कियों जैसा कुछ ज्यादा है। कहती नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे ये सब करने को मत कहिए, इस हरम में सारी लड़कियां, मैं किसी को भी बुला कर लाती हूँ, आप देख लीजिए। कहते हैं कि मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता, मुझे लगता है कि तुम बहुत सही हो, चलो पहन कर दिखाओ। कहती है ये क्या, आप तो मैजेस्टी बिल्कुल मेरे बारे में जान जाएँगे, कहीं आज मैं पकड़ी ना जाऊँ। मैजेस्टी कहते हैं देखो ना यार, मैं तुम्हें खुद पहना दूँ, अगर तुम नहीं पहनना चाहते। तुरंत ही मैजेस्टी उसके ऊपर वो कपड़ा डाल देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहती है मैजेस्टी दूर हटो। मैजेस्टी उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना दूर क्यों भाग रहे हो? कहती है अरे नहीं, मैं सच बता रही हूँ। तभी कॉन्सर्टी आ जाती है। कहती है मैजेस्टी आखिर ये लड़की कौन है जिसके साथ आप इतने क्लोज हो रहे हैं? कहते कॉन्सर्ट ही, तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ क्यों जानना चाहती हो? कहती नहीं, नहीं मुझे जानना तो है। जैसे उसका मुँह पीछे करती कहती यूनिक, आखिर तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कहती मैजेस्टी टेस्ट कर रहे थे कि ये कपड़े अच्छे हैं या नहीं। जब पाउच पर जाती है जो असल में मैजेस्टी ने लगा रखा था अपनी कमर पर, ऐसा पाउच उन्होंने पहले भी देखा है, वो भी किसके पास, कुआंजी के पास। कहती है कि अभी के लिए मैं यहाँ जा रही हूँ, मैजेस्टी ने सही यूनिक को ढूंढा है कपड़े ट्राई करने के लिए। वो कपड़े निकाल कर रख देती है। कहती है माफ़ करिएगा, मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते हैं कि अभी नहीं, मेरी एक वेडिंग ड्रेस भी तैयार हो रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी ट्राई करो ताकि मैं देख सकूँ। कहती है ठीक है, जब भी ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ आप मुझे बुला लेना। मैजेस्टी ही वहाँ से चले जाते हैं। इधर कॉन्सर्टी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहती है उसके ऊपर नज़र रखो। अरे एक चीज़ पर। कहती क्या आपको भी शक हुआ क्या? कहती हाँ, मुझे लगता है कि वो लड़की अगर सच सामने आ गया ना तो उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। इधर अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी कुआन जी के साथ अंदर की तरफ जाते हैं। आज उसका ब्रदर और आंट की बेटी आई हुई होती है। वहां पर जैसे ही कुआन जी देखती है तो सामने इंसान खड़ा है। असल में जिस गांव में वो रहती थी ना, वो भी वहां पर थोड़े दिनों के लिए आए थे। जब भी उसे चोट लगती है, उसके घर में उसे मारा पीटा जाता है ना, तो हमेशा उसके ब्रदर आकर उसके पास खड़े हो जाते, उसकी हर तरीके से हिफाजत करते। कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा।
तब तक तुम अपना ध्यान रखना। कहती है कि क्या आप वापस आएँगे? लेकिन कब आएँगे? जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। फाइनली मैंने तुम्हें ढूँढ लिया, इस बार मैं तुम्हें अपने पास से नहीं जाने दूँगा। जब लगातार वो देख रहे होते हैं तो इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि ऐसा क्या है जो तुम इतना उस यूनिक को देख रहे हो? कहते हैं मैजेस्टी मुझे एक गिफ्ट चाहिए था, क्या आप मुझे दे सकते हैं? इतने दिनों बाद आए हो। कहते हैं क्या डिज़ायर है मुझे कहते हैं मुझे ये चाहिए। अब इस पर मैजेस्टी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। कहते हैं लेकिन क्यों? हमेशा ही आर्मी में रहता हूँ, लड़ाई करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे शांति चाहिए। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मुझे ये यूनिक दे दो। कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले तुम इसी से पूछ लो कि ये तुम्हारे पास जाना चाहती है या नहीं चाहती। मैजेस्टी कह रहे होते हैं कि मैं सन ऑफ हेवन हूँ, मुझे मना मत करना। और क्वांजी बोलती है कि मुझे पता है कि प्रिंस आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं मैजेस्टी के साथ रहना चाहती हूँ। मन में सोचती है कि जब तक मैं उस कॉन्सर्ट ही का खात्मा नहीं कर देती ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैजेस्टी कहते हैं मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा ब्रदर। तब प्रिंसेस कहती है यूनी को अपने पास रखना चाहते हैं तो ठीक है। तब इस पर मैजेस्टी बोलते हैं कि अरे मेरे ब्रदर कहीं तुम्हें लड़के तो पसंद नहीं है, मैं लड़कों का इंतजाम भी तुम्हारे लिए करवा सकता हूँ। कहते हैं नहीं, लड़के पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे जरूर पसंद है। लेकिन मैजेस्टी अब बर्दाश्त नहीं करते। कहते जाओ यहाँ से, बाकी सारा काम करो जाकर। वो जैसे ही वहां से जाती है तो दो दासी आपस में बात कर रही होती है कि प्रिंसेस चैंगिंग आई है, इम्प्रेस डाउनकर उनकी शादी मैजेस्टी से करवाना चाहती है। कहती क्या क्या? अगर वो मैजेस्टी से शादी भी करना चाहती है तो मुझे उलझन क्यों हो रही है? मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे बस अपने रिवेंज पर ध्यान रखना चाहिए। रूम में आती है तो देखती है कि वहां पर उसके लिए एक लेटर छोड़ा गया होता है। उसके रूम में कुछ लोग चेक करने आए थे, मीन्स कॉन्सर्ट ये के लोग कि वो कुछ ना कुछ मिल जाए। कहती है कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, इससे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं। यहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहती है प्रिंस बताइए आप यहाँ पर क्या करने आए? उसको गले से लगा लेते हैं। कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पता है कितनी मुश्किलें हुई मुझे, तुम यहाँ पर चली आई। लगातार 10 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और इस तरह प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। कहती नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। कहते कोई गलतफहमी नहीं हुई। तब वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे मेरी मदर ने बेच दिया था, सर्वाइव करने के लिए मुझे यहाँ यूनिक के रूप में रहना ही पड़ा। लेकिन तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी खतरनाक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? कहती है नहीं, अब मैं यहाँ पर रहना सीख गई हूँ। मैजेस्टी भी मेरा साथ देते हैं। जिस दिन पकड़ी गई या मैजेस्टी को पता चला उस दिन जान से जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं सेफ हूँ। मैजेस्टी जा रहे होते तो उनकी नजर पड़ती है प्रिंस पर कि आखिर ये यूनिक के रूम में क्या कर रहे थे। कहते हैं लगता है ये कुछ ज्यादा एडवांस आगे बढ़ रही है। तभी उधर से शैडो गार्ड आता है। कहता है इतनी रात हो गई है, मुझे जाकर थोड़ा क्वान जी से बात करनी चाहिए और एक दो बातें बतानी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैजेस्टी देखती है कि क्वान जी भी वहां पर जा रहा है, तब मैजेस्टी का गुस्सा और बढ़ जाता है कि इस यूनिक क्वान जी को बुलाओ, आज रात पूरी वो ड्यूटी ही करे। इम्प्रेस डांगर और प्रिंसेस चैंगिंग आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए शादी का अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कहती है कि अरे नहीं आंट, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। कहती है नहीं, शादी तो बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले कॉन्सर्ट ही। कहती है यहाँ पर स्वाट डांस होगा। कहती है वाह स्वाट डांस। ये रात वाली बातें जब मैजेस्टी को याद आती है ना, तो मैजेस्टी गुस्सा कर रहे होते हैं। कहती है अभी से क्यों गुस्सा आ रहा है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। वहाँ पर इम्प्रेस होकर खड़ी होती है। कहती हैं कि मैं भी के लिए जा रही हूँ, लेकिन शॉर्ट डांस देखने जरूर आना। मैजेस्टी कहते हैं हाँ ठीक है, शॉर्ट डांस का आप आयोजन करिए, मैं जरूर आऊंगा। मन में सोचती क्या हुआ है जो मैजेस्टी इतना गुस्सा है। मैजेस्टी कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल तो नहीं चल रहा है? अगर कुछ मुझसे छिपा रही हो तो अभी के भी बता दो। कहती मैं कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ सच में। कहते ठीक है फिर जाओ, लेकिन याद रखो कि प्रिंस जिंग से दूर रहना। कहते हैं कि कॉन्सर्ट ये गुस्सा कर रही होती है कि एक साथ मुझे दो लोगों को रास्ते से हटाना है, एक इस यूनिक को और दूसरा प्रिंसेस चैंगिंग को। दासी बताती है कि एक अच्छा आइडिया है, शॉर्ट डांस वाले दिन आप किसी को हायर करिए और प्रिंसेस चैंगिंग को मरवा दीजिए और बतवा दीजिए कि ये यूनिक ने करवाया, मतलब एक साथ दो शिकार। आपका काम भी हो जाएगा और आप फ्री भी हो जाएंगे और दोनों मर भी जाएंगे। कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अच्छा आइडिया है। प्रिंसेस जिंग को ना लीची बहुत पसंद थी, लेकिन जो लीची थी ना वो बहुत ही गर्म रूम में रख दी गई थी, वहां पर आग जला दी गई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर का छिलका ना काला पड़ गया था। अब तो वहां पर तुरंत ही क्वांजी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर ठंडक ही रहनी चाहिए, तो ये गर्माहट कैसे हुई? इनसे चेंगिंग आ जाती है कि मेरी लीची को क्या हुआ बताओ ना। कहती है मैंने तो अच्छे से रखा था, लेकिन पता नहीं इनके ऊपर का छिलका काला कैसे पड़ गया। तो जानबूझकर बार बार यूनिक का नाम ले रही थी कि यही सारा चार्ज ले रही थी, तो
कि दंड देना चाहिए। कहती है नहीं नहीं, मैंने ही जानबूझकर ये किया है। जब ये पक जाती है ना तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है, आप खाकर देखिएगा। अगर आपको अच्छी ना लगे ना तो मुझे बताना। कहती है ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ लेकिन याद रखो कि अगली बार से नहीं छोड़ूंगी। वहां से वो चली जाती है। कहती है दासी कि आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ता। कहती है आगे से ध्यान रखना। मन में सोचती है कि मैं एक भी गलती नहीं कर रही हूँ तो फिर ये गलतियां कैसे हो रही हैं। पर दासी और लेडी की बात कर रही होती है कि क्या उस लड़की का इंतजाम हो गया। कहती है मैंने तो सारी लड़कियों को चेक कर लिया, आखिर किसके ऊपर अटैक होने वाला है। प्रिंस जिंग को जो है प्रिंसेस चेंगी बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, उन्हीं से शादी करना चाहती थी। इम्प्रेस डांगोर कहती हैं कि आओ मैजेस्टी के बगल बैठो। जैसे ही बैठने चलती तो कॉन्सर्टी कहती हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक प्रिंसेस चेंगिंग की शादी नहीं हुई तो उनका वहाँ बैठना सही नहीं रहेगा। कहती हाँ हाँ कॉन्सर्टी, मेरा बैठना सही नहीं रहेगा तो तुम आकर बैठ जाओ। प्रिंस जिंग कहते हैं कुआन जी बहुत देर से खड़े हो, आकर मेरे बगल बैठ जाओ। मैजेस्टी कहते हैं नहीं प्रिंसेस चेंगिंग तुम जाओ, ये कॉन्सर्टी सही कह रही हैं, अपनी जगह पर बैठो। कुआन जी चलो मेरे पास आकर बैठो। कहती है कि प्रिंस जिंग मैजेस्टी, मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं पर भी बैठ सकती हूँ, मेरी ये हैसियत नहीं है, इसी वजह से मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। कॉन्सर्टी कहती है कि आखिर इतना मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इसको देखकर, मैं वहां पर क्यों नहीं बैठ सकती। इधर पूरे टाइम कौन जी सोच रही होती है कि आखिर कौन है जो आज अटैक करने वाला है। तभी उसकी नजर सामने लड़की पर पड़ती है जो तेजी से बढ़ रही होती है। कहती है कि मैंने तो इसे हायर भी नहीं किया, तो ये यहाँ पर कैसे आई, लगता है कि यही है। और वो तुरंत ही वहां पर फ्लावर पॉट उठाकर उसके सर पर मार देती है। कहती है इसका काम तो खत्म कर दिया है लेकिन अब डांस कौन करने जाएगा, और कोई डांसर भी इस टाइम नहीं मिलेगी, लगता है मुझे ये जिम्मा उठाना पड़ेगा। अभी तक डांसर आई नहीं थे तो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर डांसर कहाँ है, डांसर कहाँ है। सटी की दासी बोलती है कि मिस मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सामने से हम देखते हैं कि उसके कपड़े पहनकर अब खुद वहां पर क्वांजी आ जाती है और डांस करने लगती है। उसका डांस इतना बेहतरीन होता है कि हर कोई उसके मूव्स वगैरह देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ तक कि शैडो गार्ड भी सोचता है कि इतनी अच्छी तलवारबाजी तो किसी भी लड़की को नहीं आती होगी जितनी इसको आती है। वो जाती है और तलवार प्रिंसेस चेंगिंग के सामने कर देती है। कॉन्सर्टी तो खुश हो जाते हैं कि काम तमाम, लेकिन वो तलवार नहीं मारती बल्कि गुलाब का फूल निकाल कर दे देती है। कॉन्सर्टी कहती ये क्या हुआ, आखिर मैंने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। इम्प्रेस डाउनगर कहती थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुमने मेरी बेटी को मार ही दिया। वो उसके सामने तलवार आकर सामने खुद से चला देती है और उसके बाल काट कर नीचे गिरा देती है। लेकिन कुआन जी खुद गिरने वाली होती है तो प्रिंस जिंग आकर उसको रोक लेती है। कहती थैंक यू ब्रदर। अब सामने बैठकर कुत्ते से गुस्सा करने लगती है। कहती तुमने ब्रदर कैसे कहा, तुम कितनी सेमलेस हो, आखिर ब्रदर कैसे कह सकती हो, ना जानती हो ना बुझती हो। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अपनी जगह पर प्रिंस जिंग बैठ जाओ। कहते हैं नहीं, मुझे इस लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैजेस्टी मेरी इससे शादी करा दे। प्रिंसेस कहती हैं कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रिंस जिंग आप इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि मुझे इससे प्यार है, भले ही ये डांसर है। मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस डाउंगर ने कहा है कि ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फिर सामने से प्रिंसेस चेंगिंग भी कहती है कि किस तरह की ट्रिक खेल रही हो तुम कि एक ही बार में प्रिंस जिंग का दिल जीत लिया। वो वहां से चली जाती है और प्रिंस जिंग फिर से शादी नहीं कर पाते। वापस आती है तो प्रिंस जिंग उसे पकड़ लेते, कहते देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब कुछ सेटल हो चुका है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इम्प्रेस जाऊंगा। कहती यूनिक तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया था और वो डांसर भी बहुत अच्छी थी। यूनिक जा रही होती है तभी कॉन्सर्ट ही आ जाती है। कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। कि मदर का नेकलेस होता है। कहती है तुम्हारे पास कैसे आया। कहती है वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोची। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि तुम अगर अपनी मदर से मिलने नहीं जाओगी ना तो तुम्हारी मदर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और डॉग्स को खिला दूंगी। फिर वो वापस आती है अपने रूम में, बैठ उस नेकलेस को देखकर को तेरे से रोने लगी है कि मदर प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे माफ कर दो मदर, प्लीज मदर, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। वो देख रही थी कि उसे कुछ दिनों से भूख भी नहीं लग रही है और उसका पीरियड भी नहीं आया, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जो है वहां पर दासी का पूरा टायर बदलती है और अपना हाथ चेक करवाती है, पता चलता है कि हाँ वो सच में प्रेग्नेंट है। कि वापस आती है तो वहां पर प्रिंसेस चेंगिंग खड़ी होती है। कहती है मेरे पास आओ, एक बात बताओ कि वो डांसर जो थी वहां पर उसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज है, मुझे इसके बारे में जानना है कि आखिर मेरे ब्रदर उसे लाइक क्यों करते हैं। वहां पर एक सैनिक खड़ा होता है, आकर धक्का दे देता है, वो भी किसके कहने पर, कॉन्सर्टी की दासी के कहने पर। दोनों पानी में गिर जाती है। कहती ये क्या, मेरे बच्चे की डेथ ना हो जाए। लेकिन प्रिंसेस चेंगिंग भी ढूंढ रही होती है तो उसका फर्ज होता है कि वो उसे बचाए, लेकिन प्रिंसेस चेंगिंग बेहोश हो जाती है।
उसे वापस लेकर आती है, कहती बचाओ बचाओ, कोई तो इसे बचाओ। उसकी सांस ही नहीं आ रही होती है, वो उसे मुंह से सांस देने लगती है। तभी इम्प्रेस डाउनकर आ जाती है, कहती ये क्या कर रही हो तुम? कहती है कि देखिए ना इम्प्रेस डाउनकर, इसे होश ही नहीं आ रहा है, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। फिर सैनिक बताता है कि मैंने खुद देखा कि इस यूनिक वांजी ने प्रिंसेस को धक्का दिया। कहती है मैंने धक्का नहीं दिया है। अब इम्प्रेस डाउनकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि इसे तुरंत ही ले जाकर मौत के घाट उतार दो, कि जो मेरी दोस्त की बेटी को कष्ट पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। कहती है कि मैंने नहीं किया है, मैंने सच में नहीं किया। बाकी की दासियां बोल रही होती है कि इसने मौत तो मौत की है, तो अब तो प्रिंसेस की इज्जत भी खतरे में पड़ गई है, भला प्रिंसेस से शादी कौन करेगा। प्रिंसेस चैंगिंग को होश आ जाता है, कहती मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ हाँ मैं आंट ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। यहाँ पर कौनजी बोलते हैं कि प्रिंसेस प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैंने आपको पानी में धक्का नहीं दिया था ना। अब प्रिंसेस चैंगिंग को पता चल जाता है कि यूनिक असल में यूनिक नहीं, एक लड़की है जिसने उसकी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। कहती है कि हाँ इम्प्रेस, मेरी जान इसने नहीं बल्कि ये ऊपर खड़े सैनिक ने लिया है। कहती क्या? अब उसे तुरंत वहां पर पकड़ लिया जाता है। कहती बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था, तुरंत इसे जेल में डालो। कॉन्सर्ट ये कहती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तब भी जो है यूनिक ने एक गलती तो की है कि इसने माउथ टू माउथ देकर प्रिंसेस की रेपुटेशन डाउन कर दिया। कहती है हाँ इसे लेकर जाओ मार दो। लेकिन प्रिंसेस सामने खड़े हो जाती हैं कि भले ही अगर आज मैं यहाँ पर मर जाती तब क्या होता मदर, मैं तो मरी जाती ना, उसने कम से कम मेरी जान तो बचाई है, मैं जिंदा तो खड़ी हूँ। प्लीज मेरे कंसर्न के लिए इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कॉन्सर्टी कहती हैं कि नहीं, इस तरह लिटिल यूनिक को जाने नहीं देना चाहिए। इस तरह की न्यूज़ें फैलने में देर नहीं लगती है। पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम दोनों ध्यान रखो कि अगर ये बात इधर से उधर हुई ना तो जान से मार दिया जाएगा। कहते ठीक है मैं बाद में यहाँ पर आती हूँ, अभी के लिए मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैजेस्टी कहते हैं लो चलो उठो वहां से। इधर हम देखते हैं कि अब फिर से वो अपने कपड़े चेंज करके सामने आकर बैठ जाती है। तुरंत ही प्रिंसेस चेंगिंग कहती है तुम्हें नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है और यही नीचे क्यों बैठे। कॉन्सर्टी कहती है कि इस तरह थोड़ी ना चलता है, इस तरह से तुमने प्रिंसेस को टच किया वो अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। अब बस एक ही तौर पर तुम्हें माफ किया जा सकता है कि तुम एक लड़की हो। फिर क्वान जी कहती है कि ठीक है अगर तुम कह रही हो मैं एक औरत हूँ ना, तो मैं एक औरत ही हूँ। तुरंत ही वो अपने सर से टोपी हटा देती है। मैजेस्टी स्माइल कर रहे होते हैं, कहती है हाँ मैं एक औरत हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, रॉयल हेयर मेरे अंदर है। कहते हैं इम्प्रेस्ड होकर क्या बकवास कर रही हो तुम। कॉन्स्टेंटी कहती है तुम झूठ बोल रही हो। प्रिंसेस चेंगिंग कहती है झूठ कैसे बोल रही है, अगर वो कह रही है रॉयल हेयर है तो है। वो नीचे बैठ जाती है कि मैजेस्टी मैंने जो भी कहा मुझे माफ कर दो। कहते हैं माफ करने की क्या, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि तुम एक लड़की हो, तुमने झूठ बोला ही नहीं। कहती क्या मैजेस्टी। कॉन्स्टेंटी कहती है एक सर्वेंट के लिए आप इतना क्यों कर रहे हैं, उसे जाने दीजिए ना। कहते हैं मेरे टेक केयर को तुम अब पीछे करोगे क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मैजेस्टी के बीच में बोलोगी। कहती नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी, याद रखो कि अगर रॉयल हेयर को कुछ भी हुआ, मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, तो मैं तुम्हें ही मौत के घाट उतार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंस जिंग आ जाते हैं। कहते हैं कि जी मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, यहाँ पर मत रुको। कहती है माफ करिएगा प्रिंस, लेकिन मैं ऑलरेडी मैजेस्टी से बहुत प्यार करती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं तुमने सुन लिया ना। कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन अब प्रिंसेस चैंगिंग का दिल टूट जाता है कि आखिर वो झी को लाइक कैसे कर सकते हैं, मुझे क्यों नहीं। इम्प्रेस्ड होकर कहती हैं कि अभी अपना लेवल ना मेंटेन करके रखो, क्योंकि एक नौकरानी को तुम महारानी बनाने जा रहे हो। कहते हैं मैजेस्टी आप चिंता मत करिए मदर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तब पीछे से चेंगिंग कहती है मुझे भी कुछ बात करनी है। कहती है तुम बाद में बात करना, पहले मुझे इससे लिटिल यूनिक से बात करनी है। कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। मैजेस्टी उसे बाहर उठाकर लाते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे नाटक में मेरा साथ दिया, लेकिन मैं कॉन्सर्टी से सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी मदर को मार डाला है। और रोने लगती है। कहते हैं अरे रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। कहती सजा देने की बात नहीं, कॉन्सर्टी बहुत ही खतरनाक है। कहते डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारे अगल बगल भी है ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहती है लेकिन आप मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, आखिर इतने टाइम बाद मेरा खुलासा हुआ है, मैं तो आपके सपने कब से देख रही हूँ। वो किस कर लेती है, सुबह उठती है तो कहती है कि अब तो मुझे जाने दीजिए। कहते हैं जाने क्यों दीजिए, इतने टाइम का पूरा हिसाब तो मुझे लेना ही पड़ेगा। कहती है नहीं डिपार्टमेंट में मुझे बहुत सारा काम है, अगर मैं यहाँ पर लेटी रहनी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैजेस्टी कहते हैं मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुबह उठती है तो वहां पर दासी आती है, कहती है कि आपको पूरा क्लीन करने के लिए कहा है, साथ में यहाँ पर जो भी आएगा ना उसकी पूरी जांच पड़ताल मैं ही करूंगी। कॉन्सर्टी बहुत गुस्सा कर रही होती कि उस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं।
कुआन जी बैठी होती है, मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, आपकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है। कहते हैं ये हेयर पिन कहाँ से मिली? कहती है तो मदर ने दी थी। मैजेस्टी उसके बालों में दूसरी हेयर पिन लगवा देते हैं और उसे खूब सारे गहने वगैरह देते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है कि थैंक यू सो मच मैजेस्टी। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, आज तुम मेरी इम्प्रेस हो, आखिर तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। कहती है लेकिन यहाँ पर तो कितनी सारी लड़कियां सुबह उठती है। कहती है मैजेस्टी आप फिर से जा रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में मुझे भूल मत जाना, मैं बता रही हूँ। कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। कि डे केयर आ जाता है कॉन्सर्टी और दासी के लिए कि उसे अब उसके पद से बर्खास्त करके कॉन्कुबाइन के पद पर भेजा जाता है। कहती है ये क्या, मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद कैसे हो सकती है? सारा खुलासा हो चुका था कि जो उस दिन प्रिंसेस चैंगिंग पर अटैक करवाया था वो कॉन्सर्ट ही नहीं करवाया था। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि तुम्हें अब औकात में रहना चाहिए कि मैं एक इम्प्रेस हूँ और तुम एक कंकुबाइन। कहती है कंकुबाइन हो तो क्या हुआ, हूँ तो एक ही खानदान से, आप भी उसी घर की बेटी हैं जिस घर की मैं बेटी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? इम्प्रेस डाउनगर कहती हैं कि एक ही घर की बेटी होने का मतलब नहीं कि रुतबा भी एक हो। अब देखो तुम कहाँ पर और मैं कहाँ पर। इधर कॉन्सर्टी को थप्पड़ पड़ा होता है ना, तो वो जा रही होती है आगे से, तभी सामने से जो है क्वांजी मिल जाती है। कहती है मुझसे पर्दा हटाओ और अपनी बेशर्मी वाला चेहरा सबको दिखाओ, इस तरह आखिर कब तक सबसे बचोगी? जाती है मैजेस्टी से मिलने के लिए, लेकिन मैजेस्टी मिलने से मना कर देते हैं। कहती है कोई भी रास्ता अपनाओ लेकिन मुझे मैजेस्टी से मिलना ही है। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी खड़े होते हैं, तभी वहां पर एक लड़की आती है। कहती है कि मैं जनरल जो सिंह की बेटी हूँ, मैं चुनौती देने आई हूँ। आप मुझसे जीत गए ना तो ठीक है, लेकिन अगर आप हार तो मुझसे आपको शादी करनी पड़ेगी। मैजेस्टी सोचते हैं कि ये सही रास्ता है। देखता हूँ कि आखिर ये कुआंजी मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, किसी मकसद की वजह से ही सिर्फ मेरे पास आई है। जेलस फील करवाना तो बनता ही है। कहते हैं ठीक है, मैं तलवारबाजी करने के लिए तैयार हूँ। जाकर कुआंजी बैठ जाते हैं और वहां पर तलवारबाजी उन दोनों की चलती रहती है। जैसे कहती है आपको वहां पर जाना चाहिए, कहती है कि नहीं, मैजेस्टी सिर्फ मेरे होकर थोड़ी ही न रह सकते। यहाँ पर 3000 रानियां हैं, एक और आगे बढ़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं, मैं भी उन्हीं 3000 रानियों में से एक हूँ। मैजेस्टी बहुत कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके पास खड़े रहते हैं कि कुआंजी को थोड़ी-सी जलन हो, लेकिन वो देखती नहीं। कहती है अरे आप दोनों लोग बिजी हैं ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैजेस्टी उसको बाहों में भी उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन तब भी काम नहीं बनता। इधर दासी आकर कॉन्सर्टी को बताती है कि वो जो लड़की आई थी ना, वो मैजेस्टी के पास आगे तक बढ़ रही। कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि जो कुआंजी का रुतबा है ना वो थोड़ा डाउन हो जाए। इधर वो बैठी होती है तो दासी समझाती है कि आपको इस तरह मैजेस्टी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, मैजेस्टी आपको लाइक करते हैं। कहती भला वो मुझे क्यों लाइक करेंगे? कहती नहीं लाइक करते हैं, मैंने नॉवेल्स में पढ़ रखा है। दासी आती है मैजेस्टी के पास, कहती है कि आपने जो है वहां पर कांजी को अकेले क्यों छोड़ दिया, वो कब से रो रही है? कहती है क्या वो रो रही है, लेकिन किस वजह से? कहती है कि क्योंकि आप उस लड़की के साथ इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरी मिस की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहती है क्या क्या, मैं अभी जा रहा हूँ। शैडो गार्ड आता है तो उस दासी से कहता है कि तुम यहाँ पर सच में खुश तो हो ना अपनी न्यू इम्प्रेस के साथ? कहती है हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने मास्क क्यों उतार दिया? कहती है हाँ। कहता है मास्क नहीं पहनूंगा, बहुत गर्मी होती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि इम्प्रेस ने पहले उसको बुला लिया है। ठीक है मैं बाद में आऊंगा। इधर इम्प्रेस डाउनगर को जैसे ही पता चलता है कि मैजेस्टी मना कर रहे हैं बार बार आने को, तो इम्प्रेस कह रही है कि वो मेरे हाथ की कठपुतली बनकर ही रहेगा और मैं तुम्हारी शादी उससे करा कर ही रहूंगी। वापस आती है तो गले लग जाती है। कहते हैं रोया मत करो। कहती है कि क्या मत रोया करो, तुम्हें ये बताओ कि आखिर तुम्हें कब पता चला था कि मैं लड़की हूँ? कहते हैं जब उस दिन तुम नहाने आई थी उसी दिन। कहती है अच्छा, इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? कहते हैं हाँ, मैंने सोचा तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं। फोरहेड पर किस कर लेता है, तभी वहां पर एक लड़का आता है। कहता है कि आप इस रूम में मत बैठिए। कहती है क्या हुआ? कहता है कि ये जो एसेंस रखे हैं ना, एबॉर्शंस की कुछ ऐसी ड्रग्स मिले हुए हैं जिससे जो है आप अपने बच्चे को कैरी नहीं कर पाएंगी। कहती लेकिन ये रखा किसने है? पता चलता है कौन सा डी ने रखा है। तब इस पर वो कहती लेकिन तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो, ये बताओ। कहता है क्योंकि आपने कई सालों पहले मुझे बचाया था, मेरे भाई को बचाया था, तो मैं वो बस एहसान उतार रहा हूँ यहाँ पर। जैसू नींद भी आ जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखो। जानबूझकर कौन जी नीचे गिर जाती। कहती तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा बताओ ना। मैजिस्ट्रेट डर जाते हैं। कहते फिजिशियन को बुलाओ, फिजिशियन को बुलाओ। कॉन्सर्टी आती। कहती क्या हुआ? सुनील कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही गिर गई। कहती है तुम्हें पता है ना, रॉयल हेयर की डेथ हुई तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
इधर जब हाथ चेक किया जाता है तो फिजिशियन बताते हैं कि बच्चा अब नहीं बचा। कहती है कि मुझे बदला लेना है, मुझे अपने बच्चे का बदला लेना है, मुझे इस सुनिंजा से बदला लेना है और मुझे लगा है कि इसे किसी ने जानबूझकर यहाँ पर भेजा था। कहती क्या मतलब भेजा था? कहती ये एसेंस भी मेरे रूम में थे, किसी ने रखा था। आप तो वहाँ पर कौन सा टीवी डरने लगे, कैसे इसकी जाँच पड़ताल करवाओ। सुनिंज कहती मैंने ये एसेंस वेसेंस नहीं रखा है सच में। जैसे ही वहाँ से सब जाते हैं कहती मैजेस्टी बच्चा भी सलामत है, मैं भी सलामत हूँ, बस ज़रा-सा नाटक किया था ताकि कंसर्ट ही का पर्दाफ़ाश कर सकूँ। हाँ, सही बात है, उसका पर्दाफ़ाश करना ज़रूरी था क्योंकि वो खतरनाक होती जा रही है। प्रिंसेस चैंगिंग आती है, कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करना है। क्या सच में तुम प्रिंस जिंग को लाइक करती हो? कहती रोने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे बैठ जाती है, कहती मैं प्रिंस जिंग से बहुत प्यार करती हूँ सिस्टर प्लीज़ आप कहिए ना कि वो वापस आ जाएँ। वो जब से आर्मी में गए हैं तब से मेरी तरफ उन्होंने एक बार भी नहीं देखा, ना ही कोई लेटर लिखा है। मैं क्या सच में इतनी यूज़लेस हूँ, मैं क्या उनसे कभी भी शादी नहीं कर पाऊँगी? मेरे पास एक रास्ता है, ये पिल है तुम इसे खा लो। ऐसा लगेगा ना कि तुम मर गई हो, ये सिर्फ़ 6 घंटे तक ही काम करेगी। अगर वो भागते हुए आ गए मतलब प्यार करते हैं, अगर नहीं है तो तुम पीछे हट जाना। इधर जब प्रिंस जिंग को शैडो गार्ड जाकर बताता है कि आपकी वज़ह से प्रिंसेस जैंगिंग ने आत्महत्या कर ली। वो कैसे मर सकती है? उसको उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कहती है कि मैं छोड़कर जा भी नहीं रही हूँ समझे, मैं तो बस देख रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। प्रिंस जिन खुश हो जाते हैं। कहती फाइनली ये दोनों आपस में मिल गए। तभी इम्प्रेस डाउनगर आ जाती है एसेंस कॉन्सर्ट ई के साथ। वहाँ पर जो है थोड़ी एसेंस इम्प्रेस डाउनगर ने भी भिजवाई थी और वो आधी-आधी करके पूरा बॉक्स भर गया था। इम्प्रेस डाउनगर को शक हो जाता है कि जो इसके पेट में बच्चा है ना वो मरा नहीं है। दासी से कहती हाथ चेक करो जाकर, लेकिन मैजेस्टी आते हैं और वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं। कहती मुझे पूरा शक है कि बच्चा जिंदा है। इम्प्रेस डाउनगर ने चाल चली थी कि जो है क्वांजी को एक जाल में फंसाएंगे क्योंकि वो किसी और आदमी से मिलती है। वहाँ पर मैजेस्टी अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और क्वांजी को किस कर रहे होते हैं। इम्प्रेस डाउनगर आती है, कहती है देखो देखो किसी और आदमी के साथ पकड़ा गया। जैसे ही अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं ना, कहते हैं इम्प्रेस डाउनगर आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी रणनीति के बारे में पता नहीं है? आपको भी अब कोल्ड पैलेस भेजा जाता है, अब आप वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी। फिर धीरे-धीरे 9 मंथ पूरे हो जाते हैं। अब डिलीवरी का टाइम था। कहती है याद रखो मैजेस्टी, मैं अगली बार से भी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। याद रखो मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूँगी। पता है ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। उसने प्रिंस को जन्म दिया होता है। कहती है एंटायर हरम में ये घोषित कर दो मुझे प्रिंस हुआ है और जल्द से जल्द शादी की सेरेमनी भी जारी करो। मैं अब शादी भी करना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।